से अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा था और जब वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने चला गया, उसे तभी यकीन हो गया कि वो उसके सक्सेसर बनने लायक है। ये सुन के वो इमोशनल हो जाता है और उसकी ताकत को इनहेरिट करने के लिए मान जाता है, लेकिन ऐसे ही उसे पावर नहीं मिलने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि सुबह सुबह ऑल माइट उसकी ट्रेनिंग करा रहा है, पर फ्रिज के साथ साथ वो 255 किलो का आदमी भी उसके ऊपर बैठा हुआ था, तो वो बेचारा उसे खींच नहीं पाता। वो ऑल माइट से पूछता है कि उन्होंने इतना सारा कचरा क्यों इकट्ठा किया है। ये सब कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि तुम अभी बिल्कुल ही यूजलेस हो। पर आपने तो कहा था कि मैं लायक हूँ। हाँ, तुम्हारा दिल उसके लायक है, शरीर नहीं। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर रहा तो मेरी पावर्स की वजह से वो फट सकता है। यानी सबसे पहले उसे अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। इज़ुकु, तुम्हें इस कचरे को साफ करना है और ये तुम्हारा हीरो बनने के सफर में पहला कदम होगा। हैं? इतने सारे कचरे को उठाना मेरा पहला कदम है। यूए हाई का एंट्रेंस एग्जाम 10 महीनों बाद होने वाला है, यानी तब तक उसे अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना होगा और इसके लिए ऑल माइट ने ट्रेनिंग प्लान भी बनाया है। जिसके बाद इज़ुकु की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो एक बड़ी सी लोहे की अलमारी को खींचता है, जिसके बाद वो टायर के साथ ट्रेनिंग करता है। वहीं इतनी सारी ट्रेनिंग करने की वजह से वो स्कूल अधमरी हालत में जाता है। जिसके बाद वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने लगता है, पर उसकी बड़बड़ की वजह से पूरी क्लास परेशान हो जाती है। इसके बाद स्कूल से आने के बाद वो फिर से ऑल माइट के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, पर ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा खाना भी जरूरी है, तो वो अपनी मॉम को अपना डाइट प्लान देता है और मोमोज को छोड़कर सिर्फ अच्छे अच्छे खाने पर ध्यान देता है। जिसके बाद उसके दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। वो रात में पढ़ाई करता है, दिन भर ट्रेनिंग जाता है और उसके बाद स्कूल जाता है। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है वो रात में भी ट्रेनिंग करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वो ट्रेनिंग को एक दिन भी नहीं छोड़ता और धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो 255 किलो के ऑल माइट को भी उठा सकता है। एक दिन ट्रेनिंग करते हुए वो अचानक से ही नीचे गिर जाता है। ऑल माइट कहता है कि वो ट्रेनिंग प्लान उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा फालतू ट्रेनिंग करके उसका असर उल्टा कर दिया है। इज़ुकु किसी तरह फिर से उठने की कोशिश करता है, तभी ऑल माइट को याद आता है कि उसने कहा था कि वो भी अपने चेहरे पर स्माइल रख के लोगों को बचाना चाहता है, बिल्कुल उसी की तरह। तुम फिक्र मत करो बच्चे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं और ऑल माइट देखता है कि इज़ुकु ने सारे कचरे को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया था और वो बीच बिल्कुल ही साफ सुथरा हो चुका है। थकावट की वजह से इज़ुकु नीचे गिरने लगता है, पर एंड वक्त पर ऑल माइट उसे कैच कर लेता है। देख रहे हो तुम, 10 महीने में ही तुम्हारी बॉडी में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। अब तुम मेरी पावर्स को इनहेरिट कर सकते हो। जिसके बाद वो अपने एक बाल को तोड़ता है। ये लो बच्चे, इसे खा जाओ। उसके बाल को देखकर उसका चेहरा ही बन जाता है। ऑल माइट कहता है कि उसकी पावर को इनहेरिट करने के लिए उसका डीएनए इज़ुकु की बॉडी में जाना जरूरी है और वो उसे जबरदस्ती उसे खिला देता है। इसके बाद वो उसी दिन यूए में एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाता है और उस बाल के बारे में सोचकर अभी भी उसे उल्टी आ रही थी और उसने अभी तक उसकी पावर्स को टेस्ट भी नहीं किया है। मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। डर के मारे इज़ुकु साइड हो जाता है और वो कहता है कि उस दिन के इंसिडेंट के बाद से बाकुगो ने कभी उसे बुली नहीं किया। अब मेरे पास भी एक क्वर्क है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हीरो बनकर रहूंगा। मैं नल्ला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी चाहता है कि मैं पास ना हूँ, मुझे माफ कर दो ऑल माइट। हे भगवान, कितनी देर से गिर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है। लेकिन वो गिरता नहीं बल्कि हवा में फ्लोट करने लगता है और वो सब कुछ इस लड़की के क्वर्क की वजह से था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उससे बात की थी, जिसके शौक से उबरने में उससे थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसके बाद वो सभी एक रूम में जाते हैं जहाँ एक टीचर उन्हें बता रहा था कि एग्जाम कैसे काम करने वाला है। उन सभी को एक एक बैटल एरिया में पहुंचा दिया जाएगा जहाँ रोबोटिक मॉन्स्टर्स की डिफिकल्टी के हिसाब से उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। वो जितने ज्यादा विलन्स को हराएंगे उन्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो किसी और पार्टिसिपेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और पूछता है कि यहाँ 4 तरह के विलन्स दिखाए गए हैं पर उन्होंने सिर्फ 3 के बारे में बताया है। वो टीचर बताता है कि उस विलन को हराने पर उन्हें 0 पॉइंट्स मिलेंगे। इसे हराना मुश्किल तो नहीं है पर हराने का कुछ फायदा भी नहीं है, तो भागना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं जहाँ इज़ुकु बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी उससे सामने वही लड़की दिखती है जिसका नाम ओचाको उराराका है। वो उससे बात करने जा ही रहा था, तभी इशिदा उसे रोक देता है। तुम उससे परेशान करने मत जाओ, वो अभी फोकस कर रही है। तभी टीचर एग्जाम को शुरू कर देता है और इज़ुकु के कुछ सोचने से पहले ही सभी लोग अंदर भागने लगते हैं। वहीं पास के सीन में हम देखते हैं कि बाल खाने के बाद भी इज़ुकु को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, तो ऑल माइट ने उससे कहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट अपनी नाभि से उस रोबोट को मार देता है। उसका ध्यान बटाने के लिए शुक्रिया, और फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, लेकिन इज़ुकु को कोई विलन मिल ही नहीं रहा था। लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स आसानी से कई सारे विलन्स को हरा चुके थे। तभी ओचाको अपनी पावर्स का यूज करके इन विलन्स को हवा में उड़ाती है और फिर उन्हें डीएक्टिवेट करके सीधा जमीन पर दे मारती है। ऐसे करते हुए उसने 28 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। बाकी स्टूडेंट्स रोबोट्स को हराए जा रहे थे और अब इज़ुकु को डर लगने लगा था कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तभी कंट्रोल रूम में कुछ डिस्कस करने के बाद वो एक बटन को दबा देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम साइट पर एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट है जिसको हराने के उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। उस रोबोट को
देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डर के मारे इजुको वहाँ से भाग नहीं पाता। पर ये देखकर भी कोई उसकी मदद नहीं करता। वहीं वो सोचने लगता है कि क्या उसकी सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तभी उसकी नजर ओचाको पर जाती है, जो कि मलबे के नीचे फंस चुकी है। ये देखकर इजुको बिना कुछ सोचे समझे उस विलन की तरफ जाने लगता है, जिस दौरान उसकी पावर्स भी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। वो जंप करके एक मुक्के में ही उस रोबोट को हरा देता है। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ऑल माइट स्माइल करता है। यही होती है असली हीरो की पहचान। तभी टीचर अनाउंस करता है कि एग्जाम खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है और अब डेकू सीधा जमीन की तरफ गिर रहा था और अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वन फॉर ऑल की ताकत यूज करने की वजह से उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और उसका एक हाथ भी, यानी उसकी बॉडी अभी उसे यूज करने के लिए रेडी नहीं है। वो सोचता है कि वो अपने बचे खुचे हाथ का यूज करके किसी तरह जमीन पर उतर जाएगा। तभी उसे ओचाको चाटा मारकर अपनी पावर से बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसे उल्टी होने लगती है। मैं सही सलामत उतर गया हूँ, अब मैं पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन तभी टीचर अनाउंस करता है कि एग्जाम खत्म हो चुका है, जो सुन के इजुको दुखी हो जाता है। तभी सारे स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उसने एक पंच में ही उस रोबोट को हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडा वो चीज नोटिस करता है जो सब कुछ भूल रहे थे। अभी तक उसके पास एक भी पॉइंट नहीं था, पर उसने उस लड़की की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वैसे अगर एग्जाम ना होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तभी वहां पर एक छोटी सी दादी आती है, जो आते ही डेकू को सर पर किस देती है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, पर ये उसका क्वर्क था, जिसकी मदद से वो इजुको को हील कर देती है। वहीं इतना घटिया परफॉर्म करने की वजह से इजुको उसी की टेंशन में बैठा था, जिसकी वजह से उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और वो बेचारा टेंशन में ही एक्सरसाइज करने लगता है। तभी भागती हुई उसकी माँ आती है और उसे एक लेटर दिखाती है। उसे खोलने के लिए इजुको अपने रूम में चला जाता है। उसे यकीन है कि वो इसमें फेल ही हुआ होगा, पर किसी तरह वो हिम्मत करके उसे खोलता है। उसके अंदर से एक डिवाइस बाहर आता है जिसमें ऑल माइट की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वो उसे बताता है कि वो एग्जाम में पास हो चुका है, जो सुन के इजुको कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद उसे एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ओचाको टीचर के पास जाकर कह रही थी कि इजुको सिर्फ उसी को बचाने के चक्कर में पास नहीं हो पाया, तो वो उसके पॉइंट्स उसे दे दे। पर तुम्हारे पास होने की ये वजह नहीं है। इस एग्जाम में रेस्क्यू पॉइंट्स भी होते हैं और इसी वजह से तुम्हें 60 पॉइंट्स मिले हैं। इजुको, यूए हाई में तुम्हारा स्वागत है। ये सब देखकर इजुको इमोशनल हो जाता है और उसे अपना सपना सच होता हुआ दिख रहा था। दूसरी तरफ सारे एग्जामिनर्स बाकुगो की बात कर रहे थे, क्योंकि वो बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट्स के ही नंबर 1 पर था और इजुको बिल्कुल उसका उल्टा है, जिसने एक भी विलन को नहीं मारा और सिर्फ उसके पास रेस्क्यू के पॉइंट हैं। इसके बाद रात को इजुको ऑल माइट से मिलने जाता है, जहां ऑल माइट उससे कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो उसे ट्रेन कर रहा है। मेरी बॉडी तो आपकी ताकत को हैंडल ही नहीं कर पाई, अब हम क्या करेंगे? मैंने जो तुम्हें दिया है वो छोटी सी आग है, उससे धीरे धीरे एक पूरी मशाल बनने में समय लगेगा और तब तक तुम्हें ट्रेनिंग करती रहनी होगी। अगले दिन वो यूए में जाता है, पर जैसे ही वो क्लास में जाता है वो देखता है कि ईडा और बाकुगो लड़ रहे हैं। तभी उसके पीछे से ओचाको आ जाती है, जो कि उससे बात करने लगती है, जिसकी वजह से वो शर्मा जाता है। तभी वहाँ स्लीपिंग बैग में एक बंदा आता है। तुम सभी को समय की कदर नहीं है क्या? ये कोई टाइम है आने का? उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसका नाम आइजावा है और वो उनका टीचर है, जो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ जाएं। जिसके बाद वो सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां आइजावा उन्हें सॉफ्ट बॉल थ्रो करने को कहता है और सबसे पहले बारी बाकुगो की थी। बाकुगो जब अपनी पावर्स का यूज करके बॉल को थ्रो करता है, वो 705 मीटर दूर जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। तुम सबको ये कोई खेल लग रहा है? यहाँ पर 3 साल तक तुम्हारी हीरो बनने की ट्रेनिंग चलेगी और आज तुम्हारे आर्ट टेस्ट होने हैं। जो भी सबसे लास्ट में होगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और सबसे ज्यादा इजुको डरा हुआ था, क्योंकि या तो 100% पे या 0% पे वो अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। इसके बाद उनका पहला टेस्ट होना था, जिसमें 50 मीटर की डैश रेस है, जिसमें ईडा आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उसके क्वर्क की वजह से उसके पैरों में इंजन लगा है। इसके बाद वो चाकू की बारी थी, जिसकी पावर 0 ग्रेविटी है, यानी वो किसी भी चीज को छूकर उसकी ग्रेविटी को खत्म कर सकती है। वो अपनी पावर्स का यूज करके रेस को जीत जाती है। इसके अगले टेस्ट में युगा अपनी लेजर का यूज करके भागने लगता है, पर वो लगातार अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। ऊपर से अगर वो ज्यादा लेजर चलाता है तो उसका पेट भी खराब हो जाता है। अगला मैच बाकुगो और इजुको का होना था। बाकुगो अपने पसीने को एक्सप्लोड कर सकता है, जिसकी मदद से वो इस रेस को आसानी से जीत जाता है, लेकिन डर के मारे इजुको अपनी पावर्स को यूज नहीं करता। वहीं पास के सीन में हम देखते हैं ऑल माइट उससे कह रहे थे कि अगर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे उन्हें फील करना होगा। इसके बाद ग्रिप टेस्ट में वो अपनी पावर्स को यूज करना चाहता है, पर वो नहीं कर पाता। लॉन्ग जंप में भी वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता। इसके बाद जब फिर से बॉल को थ्रो करना था, ओचाको अपनी पावर्स का यूज करके उसे सीधा अंतरिक्ष में भेज देती है। जिसके बाद इजुको की बारी थी, पर वो जब अपनी पावर्स का यूज करके थ्रो करने वाला था, आइजावा अपनी क्वर्क का उसके ऊपर यूज करता है, जिससे उसकी पावर एक्टिवेट नहीं होती। तुम अपनी पावर्स का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। उसे देखकर इजुको पहचान जाता है कि वो हीरो
हीरो इरेजर हेड है जो किसी को भी देखकर उसकी पावर्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। तुमने अगर अपनी पावर्स का यूज किया तो फिर से हड्डियां तोड़कर बैठ जाओगे। ऐसे में तो तुम बैटलफील्ड में सिर्फ दूसरों पर बोझ बनने वाले हो। अब मैं डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद इजुको बॉल को थ्रो करने का डिसाइड करता है और इस बार वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए सिर्फ एक उंगली में लगाता है, जिसकी वजह से वो बॉल बहुत दूर जाती है। देखा आपने सनसे, अभी तक मैं खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके कंट्रोल को देखकर ऑल माइट भी इंप्रेस हो जाता है। वहीं सबसे ज्यादा शौक बाकुगो को लगा था, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, तो वो अचानक से ही इतना ताकतवर कैसे हो गया। और वो अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए गुस्से में इजुको की तरफ जाने लगता है, लेकिन आइजावा उसे रोक देता है। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद आइजावा उन सभी को उनके रिजल्ट दिखाता है, जिसमें इजुको सबसे लास्ट में था। लगता है मेरा सपना यहीं तक था। मैं ऑल माइट से माफी मांग लूंगा, उन्हें बोल दूंगा कि वो कोई और इनहेरिटर ढूंढ ले। इजुको, अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आइजावा इजुको को उसी बुढ़िया के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने को कहता है। तुमने पिछली बार पूरी क्लास को ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन तुमने इजुको को बाहर नहीं निकाला, यानी तुम भी उसमें पोटेंशियल देखते हो, है ना? तुम भी से क्या मतलब है, उसमें बस थोड़ा बहुत ही पोटेंशियल है। वैसे भी जब कोई अपने सपने को सच नहीं कर पाता उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वापस जाते हुए उसे ईडा मिलता है, जो कि उसकी उंगली के बारे में पूछता है। इजुको बताता है कि बुढ़िया ने इसे ठीक कर दिया है, पर क्योंकि पावर्स यूज करने पर एनर्जी यूज होती है, उसे बहुत ही तेज भूख लगी है। तभी वहाँ पर वो चाको आती है, जो इजुको को डेकु कहकर बुला रही थी, क्योंकि कल गुस्से में बाकुगो ने उसे यही बुलाया था। बाकुगो ये नाम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाता है, ये मेरा असली नाम नहीं है। वो चाको कहती है कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। ये सुन के वो शर्मा जाता है। तुम कहती हो तो ये हीरो जैसा ही है। लेकिन अगले दिन उनका असली एग्जाम शुरू होना था। दोपहर में उनकी क्लास लेने के लिए ऑल माइट आता है और उन्हें बताता है कि उनकी पावर्स के हिसाब से उन सभी की कॉस्ट्यूम्स बना दी गई हैं। जिसके बाद वो एरिना में सभी बच्चों का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आ जाते हैं और ये सारे कॉस्ट्यूम्स जो उन बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त डिटेल्स दी थी उसके बेसिस पर बनाई गई हैं। इसके बाद हम 3 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। इजुको ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, तो उसने अपने कोक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बारे में वो ऑल माइट को फोन करता है, जो उसे बताता है कि वो अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई थी, पर असल में वो एक जंपसूट था। उसकी मॉम कहती है कि एक दिन उसने उसकी नोटबुक में ये ड्राइंग देखी थी और क्योंकि उसने अभी तक हार नहीं मानी है, तो वो उसे सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करेगी, जो भी उसके बस में होगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम के बनाए हुए कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर आता है। उसे देखकर वो चाको उसकी तरफ जाने लगती है, पर वो चाको के ड्रेस की फिटिंग की वजह से वो उसे देखकर शर्मा जाता है। तभी ऑल माइट नोटिस करता है कि डेकू का कॉस्ट्यूम बिल्कुल उसी के जैसा है। इसके बाद वो उन सभी को टेस्ट के बारे में बताने लगता है। ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा होने वाला है, जहाँ पर एक बिल्डिंग में विलन्स के पास न्यूक्लियर वेपन है। हीरोज को उन्हें जाकर हराना है और न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे में लेना है। वहीं विलन्स को अपने न्यूक्लियर वेपन को उनसे बचा कर रखना है, या फिर वो हीरोज को पकड़ सकते हैं। लॉर्ड्स के हिसाब से सबसे पहले उन्हें 2-2 की टीम में बांट दिया जाता है। टीम ए में जो चाको और डेकू होते हैं, जिसके बाद ये लॉट निकलता है कि कौन सी टीम विलन बनेगी और कौन सी हीरो। टीम ए का सामना डी से होना था, जो कि विलन बन रहे हैं, और टीम डी के मेंबर्स हैं बाकुगो और ईडा। जिसके बाद ऑल माइट के साथ बाकी सभी बच्चे मॉनिटर रूम में चले जाते हैं। ये अनाउंस होते ही बाकुगो उसे घूरता ही जाता है, जिससे पहले तो वो नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर डेकू उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है, जिससे कि वो हैरान हो जाता है। वहीं बाकुगो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने सालों से डेकू ने अपने क्वर्क को उससे छुपा कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों मैप को मेमोराइज कर रहे थे। जिसके बाद ऑल माइट के सिग्नल पर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ डेकू प्लान बना ही रहा था। तभी वहाँ पर बाकुगो पहुंच जाता है, जो कि आते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। डेकू कहता है कि उसे पता था कि वो उसके लिए यहाँ आने वाला है। जिसके बाद बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन इस बार डेकू उसे पकड़ लेता है, और जब बाकुगो दूसरे हाथ से उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो बिना अपने कोक का यूज किए उसे जमीन पर पटक देता है। मैंने ये सब कुछ बचपन से ही हीरोज को देखकर सीखा है। तुम मुझे डेकू बुला सकते हो, लेकिन अब वो कोई मजाक नहीं बल्कि एक हीरो का नाम है। ये सब सुन के बाकुगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब बाकुगो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे एरिया में जा रहा था जहाँ जाना मना है, और इस समय में इजुको को बाकुगो बड़ा कूल लगता है। पर जब उसने अपनी पावर्स को अवेकन किया, वो लोगों को बुली करने लगा। वहीं प्रेजेंट में ईडा बाकुगो से बात करने की कोशिश करता है, पर गुस्से के मारे बाकुगो फोन ही काट देता है। वहीं मॉनिटर रूम में एक डिवाइस की मदद से ऑल माइट उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। जिसके बाद बाकुगो फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो कैप्चर टेप का यूज करके बाकुगो के पैर को बांधने लगता है, जिससे अगर उसने उसे बांध दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर किसी तरह बाकुगो उससे बच जाता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर बाहर स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। तभी डेकू उससे लड़ने की जगह साइड में जाकर छुप जाता है, जिसकी वजह से बाकुगो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बाहर आने को कहता है। वहीं डेकू अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उन दोनों के कोक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले उन दोनों को अलग करेंगे, और फिर जब वो चाको
ईडा तक पहुंच जाएगी वो चुप के उसके पास चला जाएगा और वो दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। इसके बाद हम उन दोनों के बचपन का सीन देखते हैं जहां बाकुगो बॉल से बड़े अच्छे से खेल पाता है पर डेकू कुछ भी नहीं कर पाता और इसी दिन बाकुगो ने उसका नाम डेकू रख दिया जिसका मतलब निकम्मा और नकारा है। आगे जब वो पानी पर पत्थर फेंकता है वो काफी दूर तक जाती है लेकिन डेकू फिर से कुछ नहीं कर पाता। कुछ समय बाद जब बाकुगो ने अपनी पावर्स को अवेकन किया सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए और टीचर्स भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और तब से ही उसे लगने लगा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर है। इजुकू को वो बड़ा क्यूल लगता था और वो भी अपने कोक के आने का इंतजार कर रहा था लेकिन कुछ समय बाद सभी को पता लगता है कि उसके पास तो कोई कोर्क है ही नहीं जो देखकर बाकुगो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक दिन बाकुगो नदी में गिर जाता है पर उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो बाकुगो है उसे इतने से क्या ही होगा। तुम लोग सच कह रहे हो इतने से मुझे क्या होगा। बाकुगो क्या तुम ठीक हो तुम्हें लगी तो नहीं। लेकिन बाकुगो को ये चीज पसंद नहीं आती और उस दिन भी इजुकू ही उसे बचाने आया था। मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ओचाको ईडा तक पहुंच जाती है। मुझे हीरो बनने के लिए विलन बनना ही होगा मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। उसकी ऐसी बड़बड़ सुनकर ओचाको हंसने लगती है लेकिन इसकी वजह से ईडा को उसके होने का पता लग जाता है। तुम अपनी पावर से चीजों को उड़ा सकती हो ना तो इसलिए मैंने ये सब कुछ खाली कर दिया है और तुम हार चुकी हो। इसके बाद ओचाको इजुकू को सब कुछ बता देती है और अब उनके पास सिर्फ 6 मिनट का समय ही बचा है। लेकिन तभी बाकुगो उसके पास पहुंच जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने कोक का बिना यूज किए मुझसे जीत सकते हो। लेकिन इजुकू उसके सामने डट के खड़ा था और वो कहता है कि वो उससे नहीं डरता। बाकुगो का कॉस्ट्यूम इस तरह से बनाया हुआ है कि उसका पसीना उस ग्रेनेड में इकट्ठा होता है जिसकी मदद से वो एक पावरफुल हमला कर सकता है। लेकिन ऑल माइट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे इजुकू की जान भी जा सकती है। पर बाकुगो कहता है कि ऐसा नहीं होगा और वो उस ग्रेनेड के पिन को खींच देता है। वो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बिल्डिंग का निचला हिस्सा ही गायब हो जाता है जिससे किसी तरह डेकू बच तो जाता है पर अब उसकी डर के मारे बुरी हालत थी। वहीं धमाके की आवाज सुनकर ईडा पूछने लगता है कि वहाँ चल क्या रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर ओचाको अपनी पावर्स को यूज करके वेपन की तरफ जाने लगती है पर ईडा उसे रोकने की जगह वेपन को ही लेकर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेकू बाकुगो से लड़ने की जगह ओचाको से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर बाकुगो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर तुमने उस अटैक का फिर से इस्तेमाल किया तो तुम फेल हो जाओगे क्योंकि एक असली विलन अगर ऐसा करेगा तो उसकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। तो बाकुगो उसके ऊपर गुस्से में हमला करने जाता है। डेकू के पास डॉज करने का मौका नहीं था तो उस पर अटैक करने जाता है पर बाकू अपनी एक्सप्लोजन का यूज करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और डेकू के पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। ये देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं कि बाकुगो ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज कर सकता है। वहीं बाकुगो उसकी कुटाई करे जा रहा था। किसी तरह वो उससे बचकर दूर जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर हो और हमेशा से ही मुझसे बेहतर रहे हो पर इसीलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑल माइट सोचने लगता है कि उसे एग्जाम को रोक देना चाहिए। तभी डेकू ओचाको से कुछ कहता है और वो एक पिलर को पकड़ लेती है। वहीं डेकू बाकुगो के ऊपर हमला करने की जगह अपने पंच को छत की तरफ मोड़ देता है जिसका शॉकवेव इतना ज्यादा ताकतवर था कि नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग में छेद हो जाता है और अब ओचाको को फ्लोट करने के लिए चीजें मिल चुकी थी। इन सभी का यूज करते हुए ओचाको उड़ती उड़ती वेपन तक पहुंच जाती है और अब क्योंकि वो वेपन से चिपक चुकी थी हीरोज इस मैच को जीत चुके हैं। तुमने मुझे ट्रिक किया। मेरी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर सकती तो मेरे पास यही और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और ऑल माइट अनाउंस करता है कि हीरोज जीत चुके हैं। जिसके बाद डेकू को स्ट्रेचर पर वहां से ले जाया जाता है। उसने कहा कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या अगर वो कंट्रोल कर पाता तो वो मुझे हरा देता। तभी उसके पास ऑल माइट आ जाता है और उन्हें डिस्कशन करने के लिए अपने साथ बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि इस मैच का एमवीपी ईडा है। जो सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक लड़की जिसका नाम मोमो है वो उन्हें बताती है कि सिर्फ ईडा ही था जो अपने रोल को निभा रहा था। बाकुगो गुस्से में बस डेकू के पीछे पड़ा था और डेकू का प्लान इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचा और ओचाको अकेली कुछ भी नहीं कर पाई। अगर वो न्यूक्लियर वेपन असली होता तो वो इतनी तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं मचाते। यानी इस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ईडा की ही हुई है। इसके बाद अगले मैच की बारी थी जिसमें हीरो टीम में टोडोरोकी और मीजो हैं। दूसरी तरफ विलन की टीम में माशिराओ और टोरू हैं जिनमें से एक की बस पूंछ बड़ी है और दूसरी इनविजिबल है। मीजो अपने कोक से अपने आर्म्स पर किसी भी बॉडी पार्ट को उगा सकता है और वो उन्हें सुनकर टोडोरोकी को उनकी लोकेशन बता देता है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके पूरी बिल्डिंग को ही जमा देता है। जिसके बाद शोटो उस रूम में पहुंच जाता है। तुम्हें बिना जूतों के मुझसे नहीं लड़ना चाहिए। और वो टहलता टहलता उस वेपन को छू लेता है और हमें पता चलता है कि उसका क्वर्क हाफ हॉट और हाफ कोल्ड है। उसकी ताकत को देखकर बाकुगो हैरान हो जाता है और बाकी सब लोग तो ठंड में कपकपा रहे थे। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तुम सबने आज बहुत अच्छा किया, किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। आगे के लिए तुम सभी को गुड लक। अब मैं मिडोरिया को देखने चलता हूँ, लगता है मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वहीं जाते जाते वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इन्फर्मरी में
पहुंचते पहुंचते वो वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है, पर तुम्हें इसे घायल होने नहीं देना चाहिए। ये 3 बार घायल हो चुका है, इसकी वजह से इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके पैशन को देखकर मैं मैच को रोक ही नहीं पाया, और अब चिल्ला चिल्ला के 1 फॉर ऑल के बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद उसकी मरहम पट्टी करके रिकवरी गर्ल उसे वापस भेज देती है। जब वो क्लासरूम में एंटर होता है, सभी स्टूडेंट्स उसकी लड़ाई की तारीफ कर रहे थे, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स इजुको को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वहाँ पर वो चाको पहुंच जाती है और इजुको को देखते ही उसका हालचाल पूछने जाती है। मैं पहले से काफी ठीक हूँ। तभी वो देखता है कि क्लास में बाकुगो है ही नहीं, और उससे पता चलता है कि बाकुगो बिना किसी से कुछ कहे अपने घर के लिए वापस चला गया। तो वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसे बाकुगो वहाँ से जाता हुआ दिखता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? इजुको उसे बता देता है कि उसे ये पावर्स किसी और से मिली है, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे ये किसने दी है। मैं अभी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं बिना इसका यूज किए तुमसे लड़ रहा था, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे इसका यूज करना ही पड़ा। पर जब